Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 1st of August 2023. So, let's begin our discussion. First editorial is titled Chip Tactics, and the context is the recent Semicon India Summit. और जो इसमें ऑथर हैं उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ इंसेंटिव्स तक ही जो है बात को सीमित नहीं रखना है. वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस इंसेंटिव्स. ठीक है ना. और इसमें क्या है कि जो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स है उनको इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट ने वो डिक्लेयर किए हैं, उसी के रिगार्डिंग ये लिखा गया है. तो उसमें कुछ तो जो है वो है कि लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एंड शॉप्स का ऑप्शन तो है ही, जितने भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स है उन सबके लिए. और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो भी टेक फर्म्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंडिया के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंडर जो है वो करेंगी, अपनी एस्टेब्लिश करेंगी, उनको 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है ना. यहाँ पे ऑथर ने ये जरूर एक चीज और हाईलाइट की है कि जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को डीरिस्क करना चाहती है जो डोमिनेंस है चाइना का, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लाई चेन है उसमें चाइना का जो डोमिनेंस है, तो उससे कहीं ना कहीं कंट्री अपने आप को फ्री करना चाहती है. तो उसके लिए जो फ्रेंड शोरिंग अरेंजमेंट्स में किए गए हैं, फ्रेंड शोरिंग अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि आप कहीं और पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या आउटसोर्सिंग यूनिट्स लगा रहे थे, तो वहां से आप सप्लाई को अपनी को जो है वो पूरा करते हैं. तो देयर इज रेशनल फॉर एनहांस्ड पिच टू इन्वेस्टर्स इज अनक्वेश्चनेबल. तो ये तो ठीक है कि आपको इंसेंटिव जो आप दे रहे हैं या इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट करने के लिए जो आपने स्कीम्स ला रहे हैं या इंसेंटिव्स आप डिक्लेयर करें, वो तो अच्छी बात है. लेकिन वहाँ पे ऑथर ये भी कह रहा है कि कंपटीशन जो है वो बहुत हाई है. तो इसमें ऑथर ने कुछ एग्जांपल्स हाईलाइट किए हैं. फर्स्ट इज $52 billion financial support announced by US for semiconductor makers in 2021 has drawn over $200 billion in commitments. Second, Intel और इसमें से भी ये जो $200 billion उसमें से खाली इंटेल ने ही $800 billion जो है वो कमिट किए थे. ठीक है. फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने भी कहा कि $10 billion प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वाज अनवेल्ड फॉर चिप मेकर्स इन लेट 2021 और a 20 billion venture announced by Vedanta and Foxconn last year has however come undone. और जो पिछले साल जो वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में $20 बिलियन का जो वेंचर अनाउंस होता है वो अभी भी अधूरा ही है. ठीक है ना. फिर ऑथर ने फर्दर कहा है इट इज क्रिटिकल दैट द माइक्रोन इन्वेस्टमेंट इज हैंड हेल्ड टिल फ्यूचर टू क्रिएट एन इफेक्टिव एग्जाम्पलर इफेक्ट. ठीक है ना. तो वही बात है कि इंसेंटिव से अलग सिर्फ इंसेंटिव्स की बात नहीं करनी है आपको, जो क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ इंसेंटिव ही नहीं देखता है. Investors also need to see evidence of a stable operating environment with a predictable policy framework that is not amenable to knee-jerk deviations such as export curbs to cope with shortages. ठीक है ना. और they would also compare India's trade linkages with the world markets through bilateral, multilateral compacts and its approach to tariffs on needed components that may need to be shipped in. तो वो वहाँ पे सिर्फ इंसेंटिव्स ही चेक नहीं करेंगे, जो प्रेडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको भी देखेंगे, जो इंडिया के ट्रेड लिंकेज है वर्ल्ड मार्केट के साथ और जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल कॉपरेशन किए उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है. ठीक है ना. टैरिफ्स के लिए क्या अप्रोच रहेगी, वो सारे भी यहाँ पर जो है इश्यूज रहेंगे. ठीक है ना. और जो एश्योरेंस है of understanding the needs of the global chip supply chain needs to be matched by the actions to assuage such concerns. तो मतलब सिर्फ लिप सर्विस नहीं करनी होता, ये कहना चाहता है यहाँ पे जो एक तरह से जो नीड्स है उनको भी आपको एक तरह से एड्रेस करना पड़ेगा. ठीक है ना. जो आपके एक्शन है वो मैच करने चाहिए जो आप बोल रहे हैं उनके साथ. नेक्स्ट एडिटोरियल इज ओवर द बॉर्डर लाइन पाकिस्तान शुड स्टॉप डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टेररिस्ट एज गुड एंड बैड. तो कॉन्टेक्स्ट तो बताने की जरूरत नहीं. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में जो टेरर अटैक हुआ उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल जो है लिखा गया है. तो इट इज अ ग्रेव रिमाइंडर ऑफ द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्रीज बॉर्डर रीजन विद अफगानिस्तान. तो जो पाकिस्तान का बॉर्डर रीजन अफगानिस्तान से लगा वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो डे बाय डे वर्स होती जा रही है उसके रिगार्डिंग ऑथर ने जो है बोला है कि जब से तालिबान ने जो अफगानिस्तान को सीज किया है 2021 से, तब से जो है पाकिस्तान में जो है टेरर अटैक्स या टेरर की जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी सी राइज पे देखने को मिली है. ठीक है ना. ऑथर ने यहाँ पे थोड़ा सा जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनका डाटा यहाँ पे बताया कि क्या क्या इंसिडेंट्स पिछले ईयर्स में हुए हैं. और फिर ऑथर ने ये भी कहा है देखो कि पाकिस्तान इज नाउ पेइंग अ हैवी प्राइस फॉर इट्स डिकेड्स लॉन्ग स्ट्रेटजी ऑफ सपोर्टिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल गोल्स. जो पहले पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को साधने के लिए, वही अब उसके लिए एक तरह से नेगेटिव काम कर रहे हैं. और अब जो पाकिस्तान एक हैवी प्राइस जो है वो पे कर रहा है. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि ऑथर ने कहा कि पाकिस्तान के सपोर्ट के बिना जो तालिबान वुड नेवर हैव बीन एबल टू रिटर्न टू पावर. तालिबान जो पावर में है वो उसमें कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान का एक मेजर रोल रहा ही है. और डिकेड्स ऑफ सिविल वार रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ अक्रॉस द अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन आल्सो पोजिंग सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट. और जो ये सिविल वॉर रहा है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर वाले रीजन में है, वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उनकी सिक्योरिटी अब जो है उससे इफेक्ट हो रही है, उनके लिए थ्रेट एक तरह से इम्पोज कर रहा है. ठीक है ना. But the Taliban's return in Afghanistan seems to have emboldened their Pakistani brethren and allowed the ISK to emerge as the most powerful armed position to the Taliban regime in Kabul. और अब जो है वो एक तरह से मोस्ट पावरफुल आर्म्ड पोजीशन बन गया तालिबान रेजिम के लिए. ठीक है ना.
जो ISK है यहाँ पे, IS इस्लामिक स्टेट्स खुरासान इसका फुल फॉर्म है। पोरस बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान विच द लेटर वंस यूज्ड टू सपोर्ट मिलिटेंसी इन द फॉर्मर आर नाउ यूज्ड बाय द टेररिस्ट टू स्प्रेड टेरर अक्रॉस द फ्रंटियर। तो जो पहले वो एक्चुअली मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के लिए यूज करता है, वो अब उसके लिए अपोजिट काम कर रहे हैं, और अब वो एक तरह से फ्रंटियर्स पे टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रैकिंग डाउन ऑन टेरर माइट प्रोड्यूस टेम्परेरी रिजल्ट। तो ये तो है कि अगर आप अभी क्रैक डाउन कर देंगे तो ठीक है, आपका वो शांति है वहां पे कामनेस आ जाएगी, बट दीज आर ऑल टेम्परेरी रिजल्ट। अगर आपको एक परमानेंट पीस चाहिए तो पाकिस्तान शुड स्टॉप डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इस्लामिक मिलिटेंट्स एज गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। आपको ये जो डेफिनेशन आपने नोशन बना रखी है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, वो आपको खत्म करनी है। टेररिज्म चाहे वो किसी फॉर्म में हो, उसको जो है आपको वो अपोज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लीड आर्टिकल आज का देखते हैं, आर्टिकल 370 हियरिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड स्प्लिट काउंट। तो कॉन्टेक्स्ट है कि अगस्त 2 से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ओरल हियरिंग शुरू होने वाली है, जो भी आर्टिकल 370 जो हटाया गया था उसके रिगार्डिंग। तो इससे ऑथर ने क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं, क्या क्या इससे होगा, जो मतलब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इनका, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे थोड़े से पॉइंट दिए हैं कि क्या जो हटाना था वो किस कॉन्टेक्स्ट में हटाया गया और क्या प्रोसीजर फॉलो गया, वही सब इसमें डिस्कस किया गया है। तो पहली बात तो ये ऑथर ने बताई, कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर लिया था दैट व्हाट इट विल कंसीडर नोट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड बट देयर लीगलिटी। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो डिसीजन लीगलिटी के आधार पर देगा कि वेदर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज लीगल और नॉट, और ना कि जो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ उस डिसीजन से, उस पे जो है कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से जो है जो आर्टिकल 370 वो कैसे हटा, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन वो किस तरीके से जो है वो सारे और जम्मू कश्मीर स्टेट पे जो है सारे के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। तो यहाँ पे ऑथर ने एक जरूर रिकमेंड किया कि जो चीफ आर्किटेक्ट थे, चीफ ड्राफ्टर थे जो J&K कॉन्स्टिट्यूशन के, हैड डिस्क्राइब द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज रिकमेंडेशन एज मैंडेटेड बाय क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 73 कंडीशन प्रेसिडेंट टू एनी एफर्ट टू एट एब्रोगेटिंग द प्रोविजन। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि द कंडीशन मेंशन्ड इन आर्टिकल 373 is precedent condition and any effort to abrogate the provision should be made with the consent of the state कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1957 के बाद से रही नहीं, तो उसको जो रिप्लेस कर दिया गया धीरे धीरे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। लेकिन जो जिस प्रोसीजर के थ्रू ये जो एब्रोगेट किया गया था 370, वो एक्चुअली 370 का उसमें यूज ही नहीं किया गया था, वहां पे आर्टिकल 367 का यूज किया गया था, जिसके थ्रू आर्टिकल 370 को सस्पेंड कर दिया गया था। तो आर्टिकल 367 एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 367 कंप्राइज अ सेट ऑफ जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां पर इंटरप्रेट किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है, उसको मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट मान लिया जाए। और उस समय क्या था, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली थी नहीं, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, और जो गवर्नर थे उनके पास एक्चुअली सारी पावर्स थी। तो गवर्नर को ही स्टेट मानते हुए जो है आर्टिकल 370 को जो है एब्रोगेट कर दिया गया था। ठीक है। तो इसी प्रोसीजर के रिगार्डिंग, क्या ये लीगल था या चाहे लॉफुल था या नहीं था, उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन देना है। This is critical because on a conjoint reading of the clause C and D of Article 370, what seemed to follow was that President could make applicable to J&K such of the other provisions of the Constitution, that is provisions other than Article 170 with modifications or exceptions are deemed necessary। क्योंकि जो अगर एक रीडिंग इकट्ठी की जाए COD आर्टिकल जो 370 क्लोज 1 और सब क्लोज COD की अगर एक साथ रीडिंग करें, तो उसमें ये था कि जो आपके अदर प्रोविजन यहाँ पे जो मेंशन किया था वो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा बाकी प्रोविजंस की बात की थी। तो यहाँ पे तो आपने 370 को ही एक तरह से डिलीट कर दिया, ऑथर ये यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है ना। ये एक्चुअली पिटीशन में जो है उसने, जिसने पिटीशन फाइल किया उसने ये व्यू पॉइंट्स रखे हैं वहाँ पे। बाय अमेंडिंग आर्टिकल 370 थ्रू द चेंजेस मेड टू आर्टिकल 367, द पिटिशनर्स क्लेम दैट द यूनियन हैज डन इनडायरेक्टली व्हाट इट कुड नॉट हैव डन डायरेक्टली। तो पिटिशनर ये कहा कि जो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली 367 के थ्रू जो है प्रोविजंस लाके वो किया है। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की एक बात की गई, उसकी डेफिनेशन से रिगार्डिंग आपको समझने की जरूरत है। तो लुईस टिलिन जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को दैट बैलेंस रिप्रेजेंटिंग ए फॉर्म ऑफ, कि इंडिया में जो पॉलिटिकल वो है बैलेंस है वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में। वहां पे क्या होता है कि कुछ स्टेट्स को जो है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलती है, जबकि अदर्स को जो है वो कम मिलती है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर हम आर्टिकल 371 से 371J को देखेंगे तो वहां पे यही है कि कुछ स्टेट्स को जो है स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, मतलब उनको थोड़ी सी ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई है। तो इस टाइप के फेडरलिज्म को बोलते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। और फाइनली ऑथर ने कंक्लूड किया कि हाउ आर्गुमेंट्स प्ले आउट इन द कोर्ट एंड हाउ द कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड्स ऑन द लीगैलिटी ऑफ द प्रेजेंट ऑर्डर विल हैव अ डीप बियरिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इसका इंपैक्ट सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये हमारे जो फ्यूचर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उन पे भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टेक पे जो है वो केवल बेयर रिलेशनशिप दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बिटवीन द यूनियन स्टेट नहीं है, यहाँ पे जो है सैंक्टिटी अटैच्ड टू द वेरियस सबलेटरीज इन द रिलेशनशिप इज आल्सो एट द स्टेक। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में मोरल जो कॉन्फिडेंस है
सोसाइटी का या लोगों का कोर्ट में, जुडिशरी में, वो भी कहीं ना कहीं स्टेक पे है। ठीक है, तो दिस इज इट। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज क्लीन कुकिंग स्ट्रेटेजी। तो क्लीन कुकिंग स्ट्रेटेजी को जो है रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। तो ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर देखें तो ऑथर ने यहाँ पे जो स्टार्टिंग की है वो ये की है कि दो स्कीम्स का जिक्र किया है। तो ग्रामीण वितरक योजना जो कि 2009 में लॉन्च हुई थी, उससे क्या हुआ था, जो डिस्ट्रीब्यूटर बेस था रूरल एरियाज में एलपीजी सिलेंडर्स का, वो 18% से 60% तक बढ़ गया है, ये बताया। दूसरा यह है कि एक स्कीम का और जिक्र किया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंडर जो है हाउस होल्ड को एलपीजी कनेक्शन फ्री दिए जाते थे। तो वो 2016 में स्टार्ट की गई थी और तब से अब तक जो है 9.5 करोड़ जो है नए हाउस होल्ड को जो है एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने कहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियन हाउस होल्ड में कंजम्पशन एलपीजी का देखा है वो रिडक्शन देखने को मिला है फिस्कल ईयर 2023 में। और रीजन इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है कि जो प्राइसेस हैं एलपीजी के, और वो कहीं ना कहीं बहुत हाई हो गए हैं, इससे भी ये फर्क पड़ा है। और ये हाई क्यों है, ये सबको पता है। रशियन यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग चलते हुए जो पेट्रोलियम प्राइसेज है वो भी, और जो गैस के प्राइसेज है वो भी काफी बढ़ गए हैं। तो एलपीजी की स्टोरी बताई है ऑथर ने कि एलपीजी 2011 से अगर 2020 तक देखें तो कैसे 33% था उसका, जो सिर्फ पहले उसका वो था हाउस होल्ड में कंजम्पशन, और अब वो 71% जो है बन गया, उसमें आ गया है। मतलब एज ए प्राइमरी कुकिंग फॉइल जो है वो 71% हाउस होल्ड में यूज होने लगा है। ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे एक्चुअली सम टोटल में ये समराइज किया है कि हमें सिर्फ एलपीजी तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमें एक तरह से और एफर्ट करने चाहिए कि हम जो क्लीनिंग फ्यूल की या हाउस होल्ड फ्यूल की यूज कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम शिफ्ट करें। ठीक है ना। तो पे कुछ आउटकम सजेस्ट किए हैं सिग्निफिकेंट इफेक्ट के बाद कि होम डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इश्यूज जो है वो अब भी हैं। ठीक है ना। दूसरा जो इशू ये है कि अनदर चैलेंज इज दैट इंडिया डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एलपीजी, कि हम ज्यादातर एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही प्राइस जो है वो राइज करते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तीसरा, हाउस होल्ड हैव सीन अ नियर डबलिंग इन एलपीजी प्राइसेस सिंस मे 2020 नॉमिनल टर्म्स। तो ये सारे ही इश्यूज हैं। तो इसको रिजोल्व करने के लिए, इशू का रेजोल्यूशन के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है देयर शुड बी डाइवर्सिटी इन क्लीन कुकिंग। तो डाइवर्स कीजिए आप उनको, सिर्फ एलपीजी तक ही उनको जो है वो लिमिटेड मत रखिए। India's clean cooking policy must actively pivot toward the adoption of shoot clean cooking technologies and shift from LPG only strategy। तो LPG only strategy को छोड़ के हमें और ऑप्शंस भी देखने हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग हो सकती है, इंडक्शन कुक टॉप्स हमने कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इनसे क्या होगा, जो बैलेंस है वो बन पाएगा और एलपीजी पे जो ओवर डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है ना। ऑथर ने कुछ सजेशन दिए हैं, हालांकि वो ऑथर के पर्सनल व्यूज हो सकते हैं। तो उसमें एक तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एलपीजी पे आप प्राइस बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लगा दीजिए, कि आप इतने सिलेंडर से ज्यादा अगर आप सिलेंडर यूज करते हैं तो आपको एक बहुत हाई प्राइस देना पड़े। तो क्या करेंगे, हाउस होल्ड लिमिट में रखेंगे, हमें उस लिमिट तक ही खर्च करना है सिर्फ एलपीजी सिलेंडर्स को, बाकी वो और ऑप्शन जो है वो एक तरह से ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। लेकिन इससे ये भी है कि रूरल हाउस होल्ड में वो फिर से कहीं उसी तरफ स्विच ना कर जाए जहाँ पे वो पहले कर रहे थे, क्योंकि वो उनके लिए चीप ऑप्शन था। ठीक है ना। दूसरा ये है कि एक गैस एंड इलेक्ट्रिक कुकटॉप इन वन डिवाइस फॉर स्टार्ट, कि आप एक हाइब्रिड टाइप का वो बना सकते हैं डिवाइस, जिसमें आप गैस को भी यूज कर सकें और इलेक्ट्रिक को भी यूज कर सकें। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। द डिबेट नीड्स टू मूव फ्रॉम एलपीजी सब्सिडी अलोन टू फाइनेंसिंग एंड बिजनेस मॉडल्स दैट वैल्यू इंडियाज क्लीन कुकिंग ट्रांजिशन फॉर इट्स क्लाइमेट एंड क्लीन एयर बेनिफिट थ्रू अ बुके ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको एक सॉल्यूशन पे नहीं, इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है, और बिजनेस मॉडल्स को और फाइनेंसिंग की भी जरूरत है इसमें, जिससे आप एक क्लीन एयर की तरफ और क्लीन कुकिंग फ्यूल की तरफ जो है ट्रांजिट कर सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिबेट ऑन डेटा। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है जो वही कि जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम और डाटा, जो अभी हमने एक वो बताया था ना कि कमीशन, जो स्टैटिस्टिकल कमीशन अपॉइंट किया गया जिससे जो है मेथोडोलॉजी देखी जाएगी डाटा किस तरीके से, उसके रिगार्डिंग ये है। तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है और डाटा जो प्रोड्यूस किया गया उस पर रिसेंट में जो है काफी राइटिंग देखने को मिली है, काफी अपोज हुआ है उसका। 3 इशू हाईलाइट किए यहाँ पे ऑथर ने। पहला ये है कि क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ डाटा। ये इशू पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि क्रेडिबिलिटी का इशू हमेशा रहती है। जो भी डाटा आप प्रोड्यूस करें या जो भी डाटा आप प्रोवाइड करें वो क्रेडिबल अगर नहीं होगा तो उसमें जो जितने भी अथॉरिटीज हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर, इम्पैक्ट उन पे जरूर रहेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है डाटा की। ठीक है ना। सेकंड इशू यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया कि देयर आर मल्टीपल एजेंसीज प्रोवाइडिंग डाटा ऑन द सेम सेट ऑफ इंडिकेटर्स फॉर द सेम इंडिकेटर बट गिविंग डिफरेंट नंबर। मतलब जो एजेंसीज हैं वो जो डाटा कलेक्ट कर रही हैं वो अलग अलग हैं, और वो एक ही किसी इंडिकेटर पे डाटा कलेक्ट कर रही हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स वो प्रोड्यूस करें। तो मतलब रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उसमें कि किस कौन से वाले डाटा पे रिलाय करें या किसको यूज किया जाए, क्योंकि अलग अलग डाटा होंगे तो आप किसको यूज करेंगे वो आपका डिसीजन कैसे ले पाएंगे। ठीक है ना। थर्ड इज द कंपिटेंस एंड एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू जनरेट एंड डिसेमिनेट हाई क्वालिटी डाटा इज द थर्ड इशू। तीसरा इशू ये है कि जो कॉम्पिटेंस है और जो सिस्टम की एबिलिटी है डाटा जनरेट करने की, ठीक है ना, कि हाई क्वालिटी का डाटा आप प्रोड्यूस करें, वो जो है वो तीसरा इशू ऑथर ने यहाँ पे साइट किया है। ठीक है ना।
ऑथर ने फिर ये भी सजेस्ट किया है कि टू असेस द इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स नीड रिवीजन। जो आपके नेशनल एस्टिमेट्स, नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करने के जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं उनको आपको रिवाइज करने की जरूरत है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अपडेटेड डाटा हिंडर्स द असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो अगर आपका डाटा अपडेटेड नहीं है तो जाहिर सी बात है जो आपका असेसमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का या पॉवर्टी रिडक्शन का या और इस तरीके के इनकम एस्टिमेशन का, वो कहीं ना कहीं आपके उनमें हिंड्रेंस जरूर, ठीक है ना, प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड बोला है उतने की, इस चीज पे काम करने की बहुत अर्जेंट जरूरत है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिबल कोहेरेंट डाटा ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी इज ए प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है इसको आपको रिजोल्व करने के लिए स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, वी नीड बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्रिएटर्स एंड यूजर्स ऑफ द डाटा। जाहिर सी बात है जो डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो डाटा को यूज कर रहे हैं उनके बीच में अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा। देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मूव बियॉन्ड डैशबोर्ड्स एंड डिसेमिनेट डाटा मोर ट्रांसपेरेंटली। डाटा को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ठीक है ना, वही बात है, सारी बात वही कि ट्रांसपेरेंट रहेगा तो वही ट्रस्ट बिल्डिंग आएगी, क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, डाटा की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वुमेन डू 7 आवर्स ऑफ हाउस वर्क, मैन अंडर 3 आवर्स। तो जो इशू काफी टाइम से चल रहा था कि जो वुमेन हाउस होल्ड का वर्क करती हैं वो अभी तक जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कैंप और उन्होंने जो स्कीम दिया उसको देख सकते हैं। बात कलेगनार मगालिर उरिमई हो गई थिट्टम, वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम थी। बेसिकली जो हाउस होल्ड का वो करते हैं उसको एक तरह से वो दिया। इंडियन वुमेन एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली बोन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड केयर वर्क व्हिच इज अनपेड। जो ना तो उन्हें इसके लिए जो ये काम करती हैं, जो हाउस होल्ड की रिस्पांसिबिलिटी और डोमेस्टिक केयर और केयर वर्क की जो रिस्पांसिबिलिटी उसको ना तो पे किया जाता है, ना ही उसको जो है रिगार्ड किया जाता है। जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं, जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, जो ये वाला जो पार्ट है उसको जो है उसको कोई भी वेटेज नहीं दी जाती है। ठीक है, कुछ डाटा को कंपेयर किया यहाँ पे ऑथर ने क्या कि लास्ट 2 डिकेड्स अगर देखें तो जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो घट गया है 30% से जो 24% रहा है। ठीक है ना, जबकि उनका जो एजुकेशन है वो बढ़ रहा है। मतलब एनरोलमेंट रेट तो बढ़ा है वुमेन का एजुकेशन रेट जरूर बढ़ा है, लेकिन अगर देखें तो जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है वो घट गया है। ठीक है ना, वहीं पे ऑथर ने इसको कंपेयर भी किया कि ब्रिक्स और जो कुछ साउथ एशियन कंट्रीज है उनके साथ कंपेयर किया तो उसमें जो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो सबसे कम है। ठीक है ना, तो हमारे पास सेकंड हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन तो है, लेकिन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का वो बहुत कम है। वहीं अगर हम कंपेयर करें चाइना के साथ तो चाइना का अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो वो 61% है। मतलब वहाँ पे जैसे जैसे वहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन हाई है तो वहाँ का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी ज्यादा है वुमेन का। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में जो फीमेल का पॉपुलेशन है वो काफी हाई है, लेकिन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में उनका रेशियो परसेंटेज वो बहुत कम है। अगला चार्ट जो ऑथर ने कंपेयर किया है वो ये किया है कि जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में नहीं है वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं अनपेड डोमेस्टिक या केयर वर्क में। ठीक है ना, लगभग 7.5 घंटे वो जो है वो अपना स्पेंड करती हैं। वहीं अगर एम्प्लॉयड वुमेन की बात करें तो वो 5.8 आवर्स पर डे वहां पे स्पेंड करती हैं। अगर मेल्स की कंपैरिजन में देखें तो जो अनएम्प्लॉयड मैन है वो केवल 3.5 घंटे ही कवर वो वहां पे स्पेंड करते हैं। तो ये एक तरह से जो 4 घंटे का गैप है एम्प्लॉयड मैन और एम्प्लॉयड वुमेन में वो काफी अनएम्प्लॉयड मैन और एम्प्लॉयड वुमेन में वो काफी ज्यादा है। और इसी तरह से अगर एम्प्लॉयड मैन देखें तो वो लगभग 2.7 आवर्स वहां पे स्पेंड करता है और ये भी जो है लगभग 3 घंटे का इसमें भी जो है वो गैप है। तो मतलब वुमेन्स दोनों ही सिचुएशन में कहीं ना कहीं काफी पीछे हैं। वहीं मैरिटल स्टेटस से भी ऑथर ने कंपेयर किया कि अगर मैरिड वुमेन की बात करें तो वो लगभग 8 घंटे तक जो है वो स्पेंड करते हैं। तो सबसे ज्यादा शेयर मैरिड वुमेन ही है जो अपना इस अनपेड और जो डोमेस्टिक और केयर वर्क है उसमें स्पेंड करती हैं। वहीं जो अगर वुमेन विडोड है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेट, वो केवल 5.7 आवर्स करती है, जबकि जो जिनकी नेवर मैरिड वाली वुमेन है वो सिर्फ 4.3 आवर्स कर रही है। वहीं अगर मैरिड मैन की बात करें तो मैरिड मैन जो केवल 2.8 आवर्स, तो सबसे कम मैरिड मैन ही एक तरह से स्पेंड कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मजे में है। ठीक है ना, मैन हु आर विडोड डाइवोर्स्ड वो 4.2 आवर्स कर रहे हैं और जो नेवर मैरिड मैन है वो 3.1 आवर्स ही स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाटा का कॉन्टेक्स्ट था। नेक्स्ट इज द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपेरेटिव। तो यहाँ पे देखें विद देयर हायर फ्यूल इकोनॉमी एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस हाइब्रिड ईवीज ऑफर एन अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज टू किक स्टार्ट द शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन व्हाइल एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोस्ट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद फुल ईवी एडॉप्शन। तो अगर हाइब्रिड ईवी के थ्रू ट्रांजिट करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज तो वो कहीं ना कहीं जो उनका डबल चैलेंज है, एक तो जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ उनको ट्रांजिट करना है, शिफ्ट करना है, वो एड्रेस होगा। दूसरा जो अभी कोस्ट चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या फुल ईवी की तरफ शिफ्ट करने में जो भी हैं वो भी हाइब्रिड ईवी के थ्रू जो है वो एड्रेस किए जा सकते हैं। ये ऑथर ने जो है हाईलाइट किया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बता लेते हैं। हाइब्रिड ईवीज ऑफर है वे टू बिगिन द ट्रांजिशन इंस्टेड ऑफ वेटिंग। तो वही बात है कि वेट मत कीजिए, आप शिफ्ट करने के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज नेट जीरो? नेट जीरो का मतलब बताया ऑथर ने। नेट जीरो का मतलब होता है कि एमिशंस एट बोथ द टेल पाइप ऑफ द व्हीकल एंड एट द पावर प्लांट। मतलब जो आप फ्यूल या
एनर्जी यूज कर रहे हैं उस व्हीकल को चलाने में, वहां से और जो आपके टेल पाइप मतलब जो एग्जॉस्ट या एमिशंस हो रहे हैं व्हीकल से, उन सारों को मिला के आपका नेट जीरो अगर एमिशंस होते हैं तो उसको नेट जीरो बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईवीज की बात की यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं जो फुल्ली ईवी होते हैं, उसके बाद हाइब्रिड ईवी होते हैं जिसमें एक इंटरनल कंबंशन इंजन होता है दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है ना। और छोटी सी बैटरी होती है 1 to 5 किलोवाट आवर की जो कि इन हाइब्रिड ईवी में एक एनर्जी बफर के यूज में एक एनर्जी बफर के रूप में यूज की जाती है, ठीक है ना। फुल जो ईवी होते हैं उनमें बैटरी हाई होती है और आईसी जो है उनमें नहीं होता है, तो ठीक है ना। और जाहिर सी बात है क्योंकि फुल ईवी है तो उनमें टेल पाइप एमिशंस नहीं होगा। फिर एक उसने प्लग इन हाइब्रिड ईवी की भी बात की है जो इन दोनों के बीच की कैटेगरी में आते हैं, तो जिसमें बैटरी जो है वो भी जाहिर सी बात है बीच के लेवल की होगी, ठीक है ना। और लास्टली होता है पता है फ्यूल सेल ईवी भी होते हैं जो फ्यूल सेल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और ड्राइव करने के लिए व्हीकल्स को, ठीक है ना। व्हाट इज द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ हाइब्रिड एंड फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल इकोनॉमी की बात की है कि कौन से ज्यादा एमिशन देते हैं, ज्यादा इकोनॉमिकल क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। नेट एमिशंस ऑफ हाइब्रिड ईवीज की अगर हम बात करें तो दो तरह के एमिशन यहाँ पे बात किया होता है, एक तो है वेल टू व्हील एमिशंस। वेल टू व्हील एमिशंस का मतलब होता है कि इसके अंदर दोनों एमिशंस आते हैं, तो टेल पाइप एमिशंस भी और जो एमिशंस जो फ्यूल प्रोडक्शन में हो रहे हैं वो भी हो जाते हैं, तो ये ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था। दूसरे होते हैं लाइफ साइकिल एमिशन। लाइफ साइकिल एमिशन का मतलब है ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, क्यों, इसमें वेल टू व्हील एमिशंस तो इंक्लूड है ही है, साथ साथ इसमें एमिशंस ड्यू टू व्हीकल एंड बैटरी प्रोडक्शन से, मेंटेनेंस से, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग से जो एमिशंस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो लाइफ साइकिल एमिशंस है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और उसमें ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एमिशंस आर कवर्ड अंडर दिस इंडेक्स, ठीक है। चैलेंजेस क्या है टू ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑथर ने कुछ चैलेंजेस यहाँ पे बात किया, तो पहला सबसे पहले तो यही है कि आपको सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए आपको फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है अलोंग द हाईवे। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जाहिर सी बात है ना तो लोग ही उसको प्रेफर करेंगे और उस पर स्विच भी नहीं करेंगे। दूसरा जो यहाँ पे चैलेंज है वो है मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस डोंट येट हैव एक्सेस टू अ ग्रिड और द ग्रिड इजंट 100% रिलायबल। ना तो जो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास या तो ग्रिड नहीं है या फिर वो ग्रिड है भी तो 100% रिलायबल नहीं है, तो भाई ये भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, तो उसको भी आपको सुधारने की जरूरत है। तीसरा जो है मास मार्केट प्राइस पॉइंट्स ऑफ कार्स इन द इकोनॉमिकली डेवलपिंग वर्ल्ड आर मच लोअर। जो अभी जो व्हीकल्स हैं अवेलेबल जो डेवलपिंग कंट्रीज में है, ठीक है ना, वो काफी कम है कंपेयर टू ईवी। जबकि अगर डेवलप्ड कंट्रीज या रिच इकोनॉमीज की बात करें तो वहां पे जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो लगभग पैरिटी में है, मतलब ठीक है ना। कन्वेंशनल व्हीकल और जो ईवी या हाइब्रिड व्हीकल्स है उनकी कॉस्ट पैरिटी में है, तो ये भी एक इशू है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये हाई क्यों है डेवलपिंग कंट्री में, क्योंकि ड्यू टू हाई बैटरी कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं बैटरी कॉस्ट को आपको लो पे लाने की जरूरत है, ठीक है। Finally, author ने कहा कि in places where transition to renewables for power and building fast charging infrastructure will take a decade or more, we need to switch to hybrid EVs as a short-term solution due to fuel economy and emissions benefit। तो अगर आप जब तक फुल ईवी की तरफ नहीं स्विच कर सकते तब तक आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं हाइब्रिड ईवीज का, ठीक है ना। और इससे दोनों ही चीजों एक तो फ्यूल इकोनॉमी होगी और साथ साथ आपके जो एमिशन बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। अकीरा रैंसमवेयर न्यूज में है, व्हाई हैज द गवर्नमेंट इशूड अ वार्निंग अगेंस्ट इट। तो बताना तो है नहीं, रैंसमवेयर आपको पता है क्या होता है। The ransomware found to target both Windows and Linux devices, steals and encrypt data, forcing victims to pay double ransom for decryption and recovery। यहाँ पे डबल रैंसम मांगते हो, पहले तो डिक्रिप्ट करने के लिए और दूसरा रिकवरी करने के लिए डाटा भी, ठीक है ना। तो एक तरह से द गवर्नमेंट इशूड a serious warning issue किया गवर्नमेंट ने, urging users and corporations to implement robust cyber security measures to protect against this ransomware, double extortion tactics and potential data leaks। तो डाटा लीक्स का जो रिस्क है वो और जो एक्सटोर्शन के रिस्क हैं कि रैंसम मांगते हैं वो आपसे, वो दोनों ही आप उसको मतलब साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेकर थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अकीरा रैंसमवेयर क्या था, इट इज डिजाइन टू एनक्रिप्ट डेटा, क्रिएट अ रैंसमवेयर नोट एंड डिलीट विंडोज शैडो वॉल्यूम कॉपीज ऑन अफेक्टेड डिवाइसेज। जिस डिवाइस को अफेक्ट करता है वहां पे सबसे पहले तो वो वर्किंग में डिस्कस करेंगे हम इसको आगे, ठीक है। VPN सर्विसेज भी यूज करता है व्हेन यूजर्स हैव नॉट एनेबल्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू ट्रिक यूजर्स इनटू डाउनलोडिंग मैलिशियस फाइल्स। तो इस तरीके से ये फैलता है। यहाँ पे रैंसमवेयर डिलीट करते थे विंडोज शैडो वॉल्यूम को, कॉपीज ऑन द अफेक्टेड डिवाइस, और इसकी ये फाइल क्या होती है, दीस फाइल्स आर इंस्ट्रूमेंटल एंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइज कैन बैकअप डाटा यूज्ड इन देयर एप्लीकेशन फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जो उनका बैकअप डाटा होता है वो एक तरह से खत्म कर दें तो बैकअप भी पॉसिबल नहीं रह जा पाता है। अकीरा रैंसमवेयर वर्क ये कैसे करता है, तो सबसे पहले वो तो एक्टिव विंडो जो है उसको टर्मिनेट करता है उसकी सर्विसेज को, फिर कोई भी इंटरफेरेंस जो है एनक्रिप्शन प्रोसेस को उसको एक तरह से प्रिवेंट कर देता है। उसके बाद डिजाइन to not encrypt program data, recycle bin, boot system volume information other folders, system stability। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को जाम कर देता है, ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी एक तरह से रोक देता है, स्टॉप कर देता है। एनक्रिप्ट नहीं कर सकते प्रोग्राम डाटा को, रिसाइकल बिन को स्टॉप कर देता है, बूट नहीं कर सकते, सिस्टम वॉल्यूम को इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अवॉइड्स मॉडिफाइंग विंडोज सिस्टम फाइल्स विद एक्सटेंशन लाइक sync.msl.exe। इन सारे जो
विंडोज सिस्टम की फाइल, इनका मॉडिफिकेशन वो स्टॉप कर देता है, और लीव्स बिहाइंड अ नोट नेम्ड अकीरा रेडमी डॉट टेक्स्ट विच इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अटैक। और जैसे आपने देखा होगा ना, मूवीज में दिखाते हैं कि जो शातिर चोर होता है वो एक अपना निशान छोड़ जाता है, तो इस तरीके से एक नोट छोड़ के चला जाता है, ठीक है, जिससे पता चले कि आपका जो सिस्टम है वो अटैक हो गया है। उसके बाद वो क्या करता है, ईच विक्टिम इज गिवन अ यूनिक नेगोशिएशन पासवर्ड टू बी एंटर्ड इनटू द थ्रेट एक्टर स्टोर साइट, और जब आप उससे नेगोशिएट करेंगे तो वो एक आपको यूनिक आईडी देगा, और उससे आप उसकी रिकवरी कर पाएंगे। दूसरे रैंसमवेयर से कैसे अलग है, दिस नेगोशिएशन साइट जस्ट इंक्लूड द चैट सिस्टम दैट द विक्टिम कैन यूज टू कम्युनिकेट विद द रैंसमवेयर गैंग। एक चैट सिस्टम छोड़ के चला जाता है जिसके थ्रू जो जो भी अटैक हुआ है, जो भी विक्टिम है, वो कम्युनिकेट कर सकता है, और वो उससे फिर उस पे रैंसम मांगते हैं, और फिर उसको वो यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर उसका सिस्टम जो है वो रिस्टोर करते हैं, ठीक है। रैंसमवेयर इन्फेक्ट कैसे करता है, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट टिपिकल है वे है, वो तो है स्प्रेड थ्रू स्पीयर फिशिंग ईमेल्स दैट कंटेन मैलिशियस अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्काइव्ड कंटेंट। तो जो भी मेल्स वगैरह हैं उनको, आप जो फिशिंग मेल्स वगैरह आते हैं उन पे आपको ध्यान देना है कि हर किसी चीज को या फ्री की चीज को डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। आगे क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या सजेस्ट किया, तो सर्टिन जो है, सर्टिन है साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, उसने एडवाइस किया है कि उसको एक तो ये कि यूजर्स टू फॉलो बेसिक इंटरनेट हाइजीन आप फॉलो कीजिए, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कीजिए, मेंटेन अप टू डेट ऑफलाइन बैकअप्स ऑफ क्रिटिकल डेटा टू प्रिवेंट डेटा लॉस इन द इवेंट ऑफ एन अटैक। अगर अटैक होता भी है तो आप डेली जो है, डेली बेसिस पे ऑफलाइन बैकअप डाटा के, और वो अलग रखिए कहीं पे, ठीक है ना, ताकि आप जो है बैकअप कर सकें। दूसरा, टू एंश्योर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स आर अपडेटेड रेगुलरली विद वर्चुअल पैचिंग ऑफ लेगेसी सिस्टम्स एंड नेटवर्क। सबको ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी नेटवर्क है उनको अपडेट रखिए रेगुलरली, और लीगेसी सिस्टम्स के वर्चुअल पैच जो है वो नेटवर्किंग के वो बना के रखिए। तीसरा, ये सजेस्ट किया कि कंपनी मस्ट एस्टेब्लिश डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल डीकेआईएम सिस्टम को बोला है रखने के लिए, एंड सेंडर पॉलिसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन ईमेल वैलिडेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल वैलिडेशन के लिए आप पॉलिसीज रखिए, विच प्रिवेंट स्पैम बाय डिटेक्टिंग ईमेल स्पूफिंग। और अगर ईमेल स्पूफिंग होती भी है तो स्पैम वगैरह को प्रिवेंट कर सकें, इस टाइप का जो है आप उसमें सिस्टम रखिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज रखिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए, सिंगल फैक्टर पे मत रहिए। आजकल तो आपने देखा होगा कि जो मेल वगैरह है, गूगल वगैरह, उसने भी डबल ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया है, ठीक है ना, तो ये सब इन्फोर्स करने की जरूरत है। स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल डिवाइस यूसेज पॉलिसी इन प्लेस एंड डेटा एट रेस्ट and data in transit encryption along with blocking attachment file types like exe, pif और url to avoid downloading malicious code। जो भी malicious code आते हैं उनको डाउनलोड ना किया जाए, या एक टाइप से वार्निंग आए कि भाई इस तरह का डाटा है कि आप इसे डाउनलोड करेंगे, वो सारी चीजें एक तरह से करने की जरूरत है। द एजेंसी हैज आल्सो एडवाइज्ड पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स ऑफ क्रिटिकल नेटवर्क सिस्टम स्पेशली डाटाबेस सर्वर। जो आपके डाटाबेस सर्वर्स हैं, जाके जो क्रिटिकल नेटवर्क या सिस्टम्स है, उनको आप पीरियोडिकली असेसमेंट या सिक्योरिटी ऑडिट के अंडर रखिए, ताकि वो इस टाइप की थ्रेट से बचा जा सके, ठीक है। So this is it for today's discussion of editorials। अपने पार्ट 2 की तरफ, तो कल जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर आज डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए थे। फर्स्ट वाज द एक्ट वाज पास्ड इन 1976 एंड एम्ड एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। तो इसमें ये वाला पार्ट गलत है, क्योंकि ये 1967 में एक्चुअली एक्ट पास हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट वाज द 2004 अमेंडमेंट एडेड टेररिस्ट एक्ट टू द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस टू बैन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2004 से इसमें अमेंडमेंट किया गया था और टेररिस्ट एक्ट को जो है लिस्ट में शामिल कर लेता कि ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए टेररिस्ट एक्ट अगर है तो वो भी सफिशिएंट ग्राउंड है। थर्ड स्टेटमेंट, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 में जो अमेंडमेंट बिल आया था उससे रिगार्डिंग है ये। इट हैज प्रोवाइडेड फॉर डेजिग्नेटिंग इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्राइवेट इन द एक्ट। तो पहले केवल ऑर्गेनाइजेशंस को ही डेजिग्नेट किया जाता था, है ना, अब जो है इंडिविजुअल को भी जो है वो हम डेजिग्नेट कर सकते हैं एज टेररिस्ट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द एक्ट एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। तो अगर एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो जो डीजी है उसके अप्रूवल से प्रॉपर्टी का जो है अटैचमेंट और सीजर कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट। 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। वोकेबुलरी पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है इकट्ठा या एकत्रित, कंबाइनिंग ऑल और बोथ पीपल और थिंग्स इन्वॉल्व, जो सारी कोई चीज इन्वॉल्व होती है उनको एक साथ देखने को कहते हैं कंजॉइंट। डिससेमिनेट, डिससेमिनेट बेसिकली प्रचार प्रसार के संदर्भ में यूज होता है। टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज एक्सेट्रा फॉर मैक्सिमम आउटरीच, ज्यादा से ज्यादा आउटरीच बढ़ाने के लिए। इम्पैसे, इम्पैसे पॉइंट इन अ प्रोसेस एट विच फर्दर प्रोग्रेस इज ब्लॉक्ड, किसी भी चीज में मतलब एक तरह से गतिरोध कह सकते हैं हम इसको, कोई काम चल रहा है उसको एक तरह से उसकी जो मूवमेंट है या फर्दर प्रोग्रेस है वो ब्लॉक हो जाती है। नीजर्क, नीजर्क इट इज यूज्ड अबाउट अ रिएक्शन और मेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सीरियस थॉट, मतलब नीजर कह सकते हैं एक तरह से स्वाभाविक प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं नीजर, स्वाभाविक
प्रतिक्रिया को बोलते हैं नी जर्क। नेक्स्ट इज माइन्यूटी द स्मॉल प्रेसाइज और ट्रिवियल डिटेल्स ऑफ समथिंग। किसी चीज की बहुत छोटी छोटी सी चीजों को भी अगर कोई कहता है ना कि ये भी पता होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं माइन्यूटी। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म डिटेल्स एक तरह से बोल सकते हैं। पिक्ड मीन्स होता है अराउज इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, फील इरिटेटेड और रिसेंटफुल, मतलब कोई एक तरह से समझ सकते हैं खफा या किसी चीज से कोई इरिटेट हो जाता है, उस चीज को बोलते हैं पिक्ड। स्पर मीन्स टू एनकरेज समबडी और मेक हिम हर वर्क हार्डर और फास्टर, किसी को एक तरह से प्रेरित करने को बोलते हैं हम इस पर, तो एनकरेज करना इस पर ही है। संडर मीन्स टू सेपरेट, पार्ट, डिवाइड और सिवर, किसी चीज को बांट देने को बोलते हैं संडर। वू टू सीक द फेवर, सपोर्ट और कस्टम ऑफ, किसी का सपोर्ट या फेवर सीक करने को बोलते हैं वू। इडियम फ्रेज देखते हैं, ग्रैपल विद समथिंग। ग्रैपल विद समथिंग का मतलब होता है टू ट्राई टू डील विद और अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सब्जेक्ट, किसी कठिन समस्या या सब्जेक्ट को समझने के लिए जो यूज करते हैं इसका, ग्रैपल विद समथिंग का, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट, ये बेसिकली इकोनॉमिक की टर्म्स है, इकोनॉमिक्स में इसको यूज करते हैं। इट इज अ टेंडेंसी फॉर पीपल टू अडॉप्ट सर्टेन बिहेवियर्स, स्टाइल्स और एटीट्यूड सिंपली बिकॉज अदर्स आर डूइंग सो, क्योंकि ऐसा दूसरे लोग करते हैं तो ऐसी टेंडेंसी को अप्लाई करने या बिहेवियर को अप्लाई करने को बोल देते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। वर्ड ऑफ द डे में जो आज का वर्ड था दैट इज एनाथीमा। एनाथीमा मींस समथिंग दैट यू डिसलाइक टू द पॉइंट ऑफ टोटल रिजेक्शन, मतलब इस स्थिति तक आपका डिसलाइक बढ़ जाता है कि आप उसको टोटली रिजेक्ट ही कर देते हैं, उसको बोलते हैं एनाथीमा। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हेटफुल, ऑफेंसिव हो जाएगा, एवर्जन या कर्स। वहीं इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, तो बेनेडिक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रेज किसी की प्रशंसा करना है, जैसे एनाथीमा में डिसलाइक करते हैं तो ऐसे ही इसमें हम लाइक करते हैं, मतलब प्रेज कर रहे हैं, और क्योंकि उसका कर्स है तो इसका ब्लेसिंग हो जाएगा। तो ये वर्ड ऑफ द डे था। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। First is consider the following pairs regarding special provisions provided in the Constitution of India with respect to northeastern states. Northeastern states को जो थोड़े special provisions mentioned है Constitution में, उसके regarding ये हमें statement दिए हैं, article दिया है और इधर state दिया है। इनको pair देखने कौन कौन से correctly match है, how many pairs are correctly matched। तो 371A नागालैंड से, 371C मेघालय से, 371F मिजोरम से, 371G सिक्किम से। तो आपको बताना है कितने पेयर्स करेक्टली मैच है। ये नए पैटर्न पे है क्वेश्चन, 1 पेयर ओनली, 2 पेयर्स ओनली, 3 पेयर्स ओनली, ऑल द 4 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following type of malware the attacker blocks access to the system or encrypts its data and demand ransom from their victims in exchange for releasing the data। तो ये किस टाइप का malware है ये आपको बताना है, जिसमें जो है attacker blocks access to the system or encrypts its data and demand ransom from their victims in exchange for releasing the data। Options are ransomware, spyware and fileless malware, trojan and last option is bots। तो इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।